चलिए तो शुरू करते हैं आज हमारा ये अगला चैप्टर जो अपना है क्लास 12th में पहला ऑर्गेनिक का ये चैप्टर है, दैट इज हेलोजिनेटेड अल्केन। ठीक है, अब हेलोजिनेटेड अल्केन इसे पढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन अगर आपका ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म और नोमेनक्लेचर आपका ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें जाकर, मैंने वो भी बनाकर रखा हुआ, वो भी है आपके लिए अवेलेबल। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं यही काफी है, मोर देन सफिशियंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात को यहां पर आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम हेलोजिनेटेड अल्केन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला आया कि भाई जनरल फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर सबसे पहली बात आई कि जो जनरल फॉर्मूला है, तो हमारा जनरल फॉर्मूला जो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, तो जनरल फॉर्मूला जो हमारा होगा वो हम कहेंगे कि भाई CnH2n +1 और X लग जाएगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि X क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई X जो है हमारा, ये हमारा X जो है दैट इज आइदर फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन, या ये आपका आयोडीन है, जो आपको अच्छे से मालूम है। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो है, जनरल फॉर्मूला है, तो क्या इसके नोमेनक्लेचर में भी कुछ खास बात है? आइए देखते हैं इसके कुछ नोमेनक्लेचर की हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो मैं स्टार देकर हेडिंग देता हूं और लिखता हूं नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नोमेनक्लेचर को समझते हैं। तो नोमेनक्लेचर की यहां पर मैं बात करता हूं, और नोमेनक्लेचर में दो सेक्शन आपको कंसिडर करना होगा। एक सेक्शन कंसिडर करना होगा कॉमन नेम का, और एक सेक्शन कंसिडर करना होगा आईयूपीएसी का। क्योंकि मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है नोमेनक्लेचर में, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप वो सब कुछ जानते हो। फिर भी एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाए, हर चैप्टर में थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना बनता है, तो हम लोग यहां पर इसको थोड़ा एज ए प्रैक्टिस लेंगे। तो मैं डबल एरो मार्कर यहां लिखता हूं, डबल एरो मार्कर लिखता हूं। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करता हूं मैं। तो कॉमन नेम की बात करें, तो जब मैं कॉमन नेम को देखूंगा, आपको अगर याद हो कि आइसो, नियो वगैरह का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, तो आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से याद आ जाए। फिर भी चलिए एग्जांपल के देखते हैं। कुछ सवाल मैं यहां पर लिखता हूं और देखते हैं आप ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मान लिया जाए एक सवाल आपको ऐसे दिया जाए, CH3 CH2 CH2 और CH3, और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये कॉमन नेम है। जोश में आके इसे ब्यूटेन मत बोल दीजिएगा, ब्यूटेन IUPAC है, ये कॉमन नेम है, और कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटेन। अगर आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ाया था आपको कॉमन नेम में, इसे हम लोग कहेंगे N ब्यूटेन। उसी तरह से मान लिया जाए आपके पास एक सवाल लेता हूं कि CH यहां पर CH3 है। अभी मैंने ये अल्केन का एक नाम दे दिया, हालांकि अल्का हाइलाइट के लिए भी जा सकते थे, पर पहले वहीं से शुरू किया मैंने। अब एक अल्का हाइलाइट से नाम शुरू करता हूं, CH3 CH2 CH2, और यहां पर एक एक्स्ट्रा ब्रोमीन लगा देता हूं, और आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका नाम क्या होगा बताइए। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम लेने लग जाएगा आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं ये बिल्कुल भी सोचकर नहीं सवाल बता रहा हूं कि आपको पहले से कितना आता है। आप अगर ये सब चीज नहीं जानते हो तो, और आपको वीडियो देखने का मन नहीं भी है कि नहीं यार अब नोमेनक्लेचर का पूरा वीडियो कौन देखेगा, तो यूट्यूब, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप चले जाना। वहां पर भी मैंने कॉमन नेम का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आइसो कब यूज करेंगे, नियो कब यूज करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो आपको ये सब काम आ जाएगा, तो आप देख लेना वहां पर जाकर। आगे बढ़ें और अगले आप सवाल को देखते हैं। तो अगर मान लिया जाए, मैं यहां पर एक सवाल लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर अगर मान लीजिए मैंने Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा N। ये कॉमन नेम है, कुल मिलाकर 5 कार्बन है, तो N
पेंटाइल क्लोराइड हम लोग इसके नाम में डाल देंगे। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन नेम है, वो भी लेता हूं मैं। सपोज कीजिए एक सवाल है CH3 CH2 और Cl। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो क्लोरीन पहला कार्बन हो गया, क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाला दूसरा और वही सेकेंड लास्ट भी है। सेकेंड लास्ट पे देखिए दो दो मिथाइल लगा हुआ है, तो जब दो दो मिथाइल ग्रुप लगा हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो हम नाम क्या नियो लगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल, 5 कार्बन की वजह से नियो पेंटाइल क्लोराइड। अब ये सब मैं सिर्फ यहां आपको एक हिंट आउट कर रहा हूं कि आपको जानना चाहिए ना, मैं रूल्स इसका, क्योंकि नोमेनक्लेचर यहां नहीं सिखा सकते यार, चैप्टर अलग से पढ़ा दिया है। यहां तो हम पढ़ने आए हैं हेलोजिनेटेड अल्केन, तो हमें उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके केमिकल रिएक्शंस वो पढ़ना है। बट फिर भी चैप्टर के शुरुआत में आप देखोगे एनसीईआरटी ने भी शुरुआत में कुछ कंपाउंड्स के बारे में बता रखा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो सब भी सिखा दूं। ठीक है, ये हो गया। तो ये सब, इसके अलावा भी और आप प्राइमरी सेकेंडरी टाइप के भी आपको मिल सकते हैं। सपोज की अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH, मान लीजिए यहां पर आयोडीन लगा हुआ है और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी आइडो, ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी के लिए शॉर्ट फॉर्म में SEC डॉट भी लिखते हैं, तो सेकेंडरी आइडो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। और इस तरह से ये हो गया सेकेंडरी आइडो ब्यूटेन। क्लियर है। अब इसी तरह से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एक टर्शियरी का भी एग्जांपल ले लिया जाए, तो CH3, यहां पर CH3, यहां बीच में ब्रोमीन लगा दिया मैंने और नीचे में CH3 लगा दिया। अब ध्यान से देखिए कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी, यहां पर लग जाएगा टर्शियरी। और टर्शियरी के लिए टर्ट, काफी लिखना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लोग यहां पर लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नाम को लिख सकते हो। ये जितना भी मैंने नाम कॉमन नेम में बताया ये सब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव था, मतलब यहां पर एक ही हेलोजन वाले कंपोनेंट थे। मैं आपको कुछ कॉमन नेम बताता हूं डाई हेलोजन डेरिवेटिव के। ठीक है, तो यहां पर मैं डबल एरो मारता हूं और मैं लिखता हूं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव का मैं यहां पर नाम लिखता हूं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अगर मैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव को देखूं तो मेरे पास 2 तरह का ऑप्शन आएगा, जो कि आपको दिमाग में रखना है। 2 तरह का ऑप्शन क्या आएगा, पहला कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हों, और दूसरा अगल बगल यानी एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हों। तो यहां पर मैं सबसे पहला जो केस लूंगा वो मैं लेता हूं एक ही कार्बन वाला, उसे हम लोग कहते हैं जेमिनल, उसे हम लोग कहते हैं जेमिनल, जेमिनल और जेम, जेमिनल और जेम डाई हेलाइड्स आप इसे कह सकते हो, जेमिनल और जेम डाई हेलाइड्स आप इसको कह सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक और नाम आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अल्काइलिडीन हेलाइड्स, यहां पर एक और नाम लिख सकते हो अल्काइलिडीन। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, अल्काइलिडीन हेलाइड्स आप इसको लिख सकते हो, या आप इस जगह डाई हेलाइड्स भी लगा सकते हो, अल्काइलिडीन हेलाइड्स भी लगा सकते हो, या आप इस जगह डाई हेलाइड्स भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। बात को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए मान लिया जाए जेमिनल यानी जेम डाई हेलाइड्स या अल्काइलिडीन हेलाइड्स की बात करें, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन और इसके दोनों एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन इसमें लगा हुआ है, और इस तरह से इधर मैं CH3 लगा देता हूं। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसके 2 नाम होंगे, एक तो इसका नाम हो जाएगा जेमिनल, इसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाई क्लोराइड या जेम डाई क्लोराइड भी आप बोल सकते हो, जेमिनल डाई क्लोराइड। और दूसरा नाम इसका हो जाएगा इथी, 2 कार्बन है ना, तो इसको नाम हो जाएगा इथिलिडीन या इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो या डाई क्लोराइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से एक आपका होता है विसिनल वाला, वो मैं लिखता हूं 2 नंबर, वो लिखता हूं। दूसरा जो है आपका दैट इज विसिनल, विसिनल की मैं बात करता हूं, और इसे विसिनल और विस
डायहेलाइड्स लिखता हूं, विसिनल और विस डायहेलाइड्स में यहां पर लिखता हूं। और इसके अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसके हम लोग अल्काइलीन हैलाइड्स बोलते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, अल्काइलीन, या तो डायहेलाइड्स लिख सकते हैं या सिंपली हैलाइड्स लिख सकते हैं। तो अल्काइलीन हैलाइड्स भी आप लिख सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह के कंपाउंड में अगल बगल वाले कार्बन पर 2 हैलोजन होते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसा एक कंपाउंड लिखा, सपोज कीजिए कि यहां पर क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है और बाकी हाइड्रोजन है इसमें। ये डायहेलोजन डेरिवेटिव हो गया। और यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसके अगल बगल वाले पर है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, विस या विसिनल, जो भी आपको लिखना हो, विस डाई क्लोराइड, ये लिखोगे आप। और इसका और आप अगर अल्काइलिन के हिसाब से लिखोगे तो लिखोगे इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि अल्काइलिन है कि इथाइलिन है। तो इस तरह से आप नाम लिखते हो एंड दैट्स ऑल अबाउट योर डायहेलोजन डेरिवेटिव। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव के बारे में कि वो कौन कौन से होंगे। तो ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव की बात करता हूं। ये सब आपको पहले से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सभी का आगे चल के इस्तेमाल होने वाला है। तो ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव में कौन आता है आइए देखते हैं। ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव की हम लोग यहां पर बात करते हैं। अगर मैं ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव को देखूं तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल इसका आता है वो होता है, इसमें जो भी 3 हैलोजन जुड़ा होता है और अगर मान लीजिए एक ही कार्बन है और आपके पास 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है, जो आप हमेशा से जानते भी हो, तो वैसे कंडीशन में इसे आप कहोगे हेलो फॉर्म। यहां पर मैं इसका नाम रखूंगा हेलो फॉर्म। और अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास H C, यहां Cl लग गया, यहां Cl लगा और यहां पर Cl लगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। मान लीजिए उसी तरह से ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 की जगह CHBr3 अगर लिखा जाए ऐसे CHBr3, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और अगर मान लिया जाए इस तरह से आपका है CHI3, तो इसका नाम हो जाएगा आइडोफॉर्म। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्राइहेलोजन लिखना है। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब का कंपाउंड हो गया। इसके अलावा अगर कुछ देखें तो हम लोग एक और आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव में टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव की मैं यहां पर बात करता हूं। और अगर टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव की यहां पर बात की जाए तो जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जाता है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब कार्बन पर 4 क्लोरीन डेरिवेटिव हो सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, पर मैं फिलहाल यही एग्जांपल लेता हूं। इसका नाम हो जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से कॉमन नेम में इतना जानकारी मैंने आपको दिया। इसके अलावा कुछ और आपको मैं बता दूं जो आपके लिए बहुत यूज होने वाला है। जैसे कि एक मैं यहां पर एरो मार्कर लिखता हूं, एलाइल। तो एलाइल क्लोराइड में लिखता हूं भाई, एलाइल क्लोराइड कैसे लिखाएगा, या बात करेंगे भाई कि नहीं एलाइल ब्रोमाइड कैसे लिखाएगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो तो इसका रूल्स जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी अब ये मानते हुए कि यार कम से कम नोमेनक्लेचर तो आपने पढ़ा होगा, तो इतना कुछ तो है, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम एलाइल क्यों पड़ा, इसके लिए मैं आपको अगर पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो यहां पर बता दूं। आप जरा इस कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन अगर देखो तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप ऐसे कंपाउंड में ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहां क्लोरीन लगा हुआ है, अगर कोई हेलोजन किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, तो हम उसे एलाइल नाम लगाते हैं। वहां पर एलाइल, sp2 sp3 क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये सब पढ़ रखा होगा।
उसी तरह से एलाइल की तरह ही एक और केस होता है जिसे हम लोग कहते हैं विनाइल। तो यहां पर मैं विनाइल हैलाइड का केस लेता हूं ताकि आपको विनाइलिक कंडीशन भी अच्छे से समझ में आए। ये सब थोड़ा बहुत रिवीजन है, जानना जरूरी है। अगर मैं इसके एग्जांपल को देखूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर मान लीजिए मैं Br लिखता हूं, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। और अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और वो खुद भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप यहां पर भी इसका नाम इस तरह से लगा सकते हो कि हाँ भाई ये विनाइलिक है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका नाम विनाइल हो गया। जब भी कोई हेलोजन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड से भी जुड़ा हो तो हम वैसे कंडीशन में विनाइल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये सारी बातें एलिफेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम की हो गई। आइए हम लोग अब बात करते हैं IUPAC की। तो यहां पर डबल एरो मार्क का हेडिंग दिया जाए IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC जाहिर सी बात है पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर का पूरा चैप्टर ही अलग से बना हुआ है, फिर भी यहां पर थोड़ा सा एक दो कंपाउंड ले लेते हैं कि चलिए अगर ऐसा कंपाउंड आए तो आप किस तरह से लिखेंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी NCERT ने इतना सारा सवाल पहले से दे रखा है तो हम लोग वहां भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है ना तो प्लीज उस चैप्टर को अच्छा कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए IUPAC में मैं एक सवाल लेता हूं जो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से लिखता हूं। मान लिया जब मैं एक बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक सवाल लेता हूं, इस तरह से लिखा, यहां पर मैंने ब्रोमीन दे दिया, यहां पर मैं डबल बॉन्ड दे देता हूं, यहां पर मैं क्लोरीन दे देता हूं और यहां भी मैं डबल बॉन्ड दे देता हूं। और सवाल में पूछा गया भाई इसका नाम क्या होगा बताइए। तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर ध्यान से देखें तो 3 नंबर पे ब्रोमीन है, 7 नंबर पे क्लोरीन है। तो सबसे पहले IUPAC में क्या होता है, हेलो अल्केन पहले लिखा था, मतलब पहले हेलो आएगा उसके बाद अल्केन आएगा। तो हेलो में 3 ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद आएगा 7 क्लोरो, फिर लिखाएगा 7 क्लोरो और उसके बाद अन डेका, 11 कार्बन है ना, तो अन डेका कितने नंबर पे डबल बॉन्ड? 1 10 डाईन। तो ये नाम हम लोग पहले भी इस तरह का पढ़ चुके हैं। अंतर क्या है ध्यान रखिएगा, अगर लिखा हुआ है अल्काइल हेलाइड तो वो कॉमन नेम है और अगर लिखा हुआ है हेलो अल्केन तो वो IUPAC है। इस बात को अपने दिमाग में फिट रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो आपने किया होगा। आगे बढ़ते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के रेस्पेक्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म की। तो मैं स्टार देकर यहां पर हेडिंग देता हूं कि भाई आइसोमेरिज्म का केस ये कौन कौन सा शो कर सकता है। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जाएंगे। तो बात अगर आइसोमेरिज्म की जाए तो एक बात दिमाग में रखिएगा, जो ये कंपाउंड्स होते हैं, जो अल्काइल हैलाइड होता है, ये आइसोमर्स क्या होते हैं मालूम है? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो पढ़ा होगा। खैर, तो हम लोग यहाँ अल्काइल हैलाइड हेलोजिनेटेड अल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, तो हमें उस पर नहीं जाना है। अगर ये बात करें तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा बहुत ऑप्टिकल भी शो कर सकता है टेक्निकली। तो मैं लिखता हूं कि ये कौन कौन सा शो करेगा। ये शो करेगा आपका चेन आइसोमेरिज्म, ये आपका शो करेगा चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा ये शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हो गया, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तीसरा जो ये शो करेगा दैट इज ऑप्टिकल, अगर इसमें कायरल कार्बन हुआ तो ऑप्टिकल, ब्रैकेट में लिख देता हूं, कायरल कार्बन होने पर। तो ये टेक्निकली 3 तरह का शो कर पाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसका कोई एग्जांपल लें, मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे मैं एक फॉर्मूला लेता हूं कि C4H9Cl और बताइए ये कितने आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो CH3 CH2
CH2 CH2 और Cl। तो ध्यान से देखें तो 1 क्लोरोब्यूटेन इसका नाम हो गया। क्या इसमें चेन बन सकता है? सबसे पहले हम लोग चेन देखते हैं। तो CH3 CH, नीचे में एक ब्रांचिंग कर दिया मैंने, CH3 CH2 और Cl। तो इसका चेन बन गया ये। अगर ध्यान से देखें तो इस वाले का नाम क्या था? 1 क्लोरोब्यूटेन। जब भी आप आइसोमेरिज्म पर सवाल बनाएं हमेशा आप उसका नाम जरूर लिखें 1 क्लोरोब्यूटेन, और इसका नाम है आपका 2 मिथाइल और उससे पहले 1 क्लोरो, ये भी देना जरूरी है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, स्मॉल m हो जाएगा यहाँ पर, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले में ब्यूटेन था, दूसरे में प्रोपेन है, तो सेम फॉर्मूला है पर दोनों का पेरेंटल चेन बदल गया, इसलिए हम इसको चेन आइसोमर कहते हैं। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर मान लिया जाए पोजीशन बदलते हैं, सपोज कीजिए CH3 CH2 CH, यहां पर Cl लगा दिया और यहां पर CH3 है। तो पहले आपने क्या देखा? पहले वो 1 नंबर पे था, अब वो 2 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी कि अब इसमें यही आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह से अगर आप तीसरे केस में देखें तो सपोज कीजिए CH3 और क्लोरीन को मैंने यहां पर रख दिया। तो पहले था 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और अब हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल और इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका पोजीशन भी बना दिया। अब सवाल बताए क्या ये ऑप्टिकल शो कर सकता है? ऑप्टिकल होने के लिए कायरल होना चाहिए। तो मान लीजिए एक क्लोरीन लग गया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, एक मैंने CH3 इधर लगा दिया और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो C2H5 बचे हुए कार्बन को लगा दिया, और अगर आप तरीके से देखें तो ये ऑप्टिकल है क्योंकि इसमें ये कायरल कारण मौजूद है। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। तो यहां पर मैंने आपको नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया। ये पार्ट अमूमन इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में यूज किया जाएगा। इसका इस्तेमाल बस एक इंट्रोडक्शन के लिए किया मैंने, कि ये मानते हुए कि आपको नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पहले से डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। यहां पर कितना भी पढ़ाऊं वो वाली बात नहीं आएगी कि नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा था। आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में जाएंगे और शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि चलो भाई अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है, एक एक करके सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे।